हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम MPSC 01001 जो आपका सेकेंड ईयर का पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये हमारी दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन क्लास पार्ट 1 है। इसके बाद हम रिवीजन क्लास पार्ट 2 भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे एंड फ्यूचर में आपके जो भी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा अगर आपको अपने सेकेंड ईयर के लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी कोई कंट्री आज़ाद होती है या हम कहें कि भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने अपना संविधान बनाया। साथ ही साथ एक और जो बड़ा मुद्दा होता है गाइस, वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर होता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम दुनिया के बाकी देशों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कौन कौन से हमारे एम्स रहने वाले हैं, कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि दोबारा से हम किसी के गुलाम ना बने और अपनी संप्रभुता को हमेशा बचा के रखें। ठीक है, तो भारतीय विदेश नीति के जो भी उद्देश्य हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि भारत की जो संप्रभुता है और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, क्या होता है? प्रोटेक्टिंग नेशनल सोवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, देश की जो आपकी स्वतंत्रता है और संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना। और ओवरऑल हमारा जो एम है वो यही है कि आज़ादी के बाद जो हम अपने आप को एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं, जो बॉर्डर पे एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा इस पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे कि कैसे जो भारत है वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रोटेक्ट करता है। फिर जो है आपका दूसरा जो पॉइंट मेन इसमें रहने वाला है दोस्तों, वो है प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दुनिया में शांति को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना हमारा ये एम है। वो जो हमारा एम है ये क्षेत्रीय भी है, यानी कि रीजनल लेवल पे भी हम करेंगे, और ग्लोबल यानी कि हम वैश्विक शांति की ओर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे दो गोल्स हैं। पहला रीजनल एंड ग्लोबल पीस, जिसके अंदर आप एम करोगे जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अगर हमारे दो क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या हमारे किसी देश के साथ दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। ठीक है, संवाद, कूटनीति हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हम उसे हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो फॉरेन पॉलिसी का जो हमारा तीसरा एम है वो क्या है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है एंड कोऑपरेशन, कि हमें देशों के साथ कोऑपरेट भी करना है और अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो आप देखते हो कि आसियान जैसे संगठन, सार्क जैसे संगठनों के द्वारा हम देखते हैं कि जब संगठन बना लिए जाते हैं, गठबंधन कर लिए जाते हैं, तो ये आप देश जो हैं इसमें क्या कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट को बढ़ा रहे होते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट करती है कि हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और ओवरऑल जो हमारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट अच्छी हो। ठीक है, फिर जो हमारा चौथा एम है दोस्तों, वो है प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड ह्यूमन वैल्यूज़। जो भी हमारे देश में कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमें क्या करना है, उन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, जैसे कि आप आदान प्रदान कर सकते हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव मूल्यों को बढ़ावा देना,
ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें प्रवासी समुदाय और सांस्कृतिक कूटनीति का समर्थन शामिल है। तो जो भी इंडियन डायस्पोरा है और कल्चरल जो डिप्लोमेसी है, उस सब को हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारे हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के एम हैं। एंड इन द ओवरऑल कंक्लूजन आप बता सकते हो कि जो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली क्यों है, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड वी वांट टू प्रमोट पीस एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ ही साथ हमें अपने कल्चरल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ को भी अपहोल्ड करके चलना है। ओके, अब हम चलते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो भी फॉरेन पॉलिसी से ही जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आपको बताना है कि कैसे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। उस टाइम पे क्या था, अब में क्या फ़र्क है, उस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके ओके सो देखो, आफ्टर गेनिंग आप शुरुआत कर सकते हो इसके बारे में कि आज़ादी के बाद हमने देखा कि जो कॉलोनियल लेगेसी हमें मिली थी। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 हमने इंडिया ने इनहेरिट किया था क्या, कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमें इनहेरिटेंस में मिला था विद द इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस इट्स अर्ली फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी शुरुआत में जो पूरी फॉरेन पॉलिसी रही है उस पर हमें कॉलोनियल टाइम का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। इंडिया फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग सॉवरनिटी, नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल रिलेशंस विद नेबर्स। तो उस टाइम पे इंडिया क्या चाहता था कि हम अपनी सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट करें, नॉन अलाइनमेंट को बढ़ावा दें और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशन पीसफुल रहे, क्योंकि पहले ही हमने बहुत हिंसा देखी हुई थी। ठीक है, तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में भारत ने उपनिवेशीय अनुभव को अपनाया, जिसने इसकी प्रारंभिक विदेश नीति को प्रभावित किया। शुरुआत में भारत ने क्या किया, संप्रभुता स्थापित करने, गैर संरेखण और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण जो संबंध हैं इन सारी चीज़ों को बनाए रखने पर उसने ध्यान दिया। फिर गाइज हमारा शुरू हो जाता है क्या, द एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट की गाइज शुरुआत हो रही है। नॉन अलाइनमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी किसकी, नॉन अलाइनमेंट की। एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमने इंडिपेंडेंस बना के रखी। ना तो हम यूएस में गए, यूएस का जो ब्लॉक था कैपिटलिस्ट वाला, ना तो हम उसमें शामिल हुए और ना ही हम सोवियत वाले ब्लॉक में शामिल होते हैं। और हमने क्या शुरू किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू किया, क्योंकि हमने मिक्स्ड इकॉनमी भी अपनाई थी। ना तो हमने यूएस का मॉडल लिया ना ही सोवियत का। इसके बाद जो है 1990s के दौर की आप बात करोगे, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे थोड़ी सी इवॉल्व होती है, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने यहाँ पे एलपीजी पॉलिसीज़ लेकर आ चुके थे। एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन आता है। तो 1990s के दशक में जो विदेश नीति है उसमें हमने आर्थिक कूटनीति को भी शामिल करना शुरू कर लिया था। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब जो मतलब इंडिया है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा था, करने लग गया है। ठीक है, क्या करने लग गया है दोस्तों, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने लग गया है इंडिया। 1990 के बाद से हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी अट्रैक्ट की एंड हमने पूरी जो अपनी इकॉनमी है, ठीक है, जो हमारा पूरा इकोनॉमिक टाइज हैं हम कह सकते हैं, उसको हमने वर्ल्ड वाइड पूरा अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर हमने रीजनल और स्ट्रेटेजिक जो फोकस है, तो इंडिया इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो भी हमारे रिलेशंस रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि आपका चाइना हो गया या रशिया जापान को देख लो, जो बड़ी बड़ी पावर्स के साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और मल्टी डायमेंशनल रहते हैं। इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर भी एक्ट कर रहा है इन द वर्ल्ड में हम एक सॉफ्ट पावर की तरह भी आ रहे हैं। आप देखते हो कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग आजकल जो फेमस होना चाहते हैं वो इंडिया का नाम लेते हैं, नमस्ते करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक सॉफ्ट पावर की तरह निकल के आ रहे हैं। तो भारत ने सॉफ्ट पावर रणनीतियों का विकास किया है, जिसमें संस्कृति, शिक्षा, प्रवासी समुदाय से जुड़ाव हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इन सभी का उपयोग करके वैश्विक प्रभाव हमने अपना बढ़ाया है। ठीक है, योगा, बॉलीवुड, इंडियन फेस्टिवल, दे ऑल बिकम द टूल ऑफ कल्चरल डेमोक्रेसी। इंडिया ने पूरी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजीज को अपनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हो रही है उसके बारे में आप
बताएंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हो रही है फ्रॉम अ फोकस ऑन सॉवरनिटी एंड नॉन अलाइनमेंट। शुरुआत के समय में जो हमारा फोकस था दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारा फोकस किस पे था? नॉन अलाइनमेंट पे था और अपने देश की सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट करने पे था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हमारी जो अप्रोच है अब कैसी हो चुकी है? मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है, बहुआयामी दृष्टिकोण हो चुका है। अब हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, एज अ सॉफ्ट पावर हम एक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल इश्यूज के मैनेजमेंट में भी हम काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता है, कि दुनिया को देखने का जो पूरा दृष्टिकोण है भारत का। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, हमारे यहाँ पे फोकस रहता था धर्म पे, पीस पे, मॉरल ऑर्डर पे। इंडियन जो किंगडम्स थे हमारे, वो ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बनाते थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ था हमारा, मिडल ईस्ट के साथ था और मेडिटेरेनियन में भी था, ठीक है। तो ये तो आप एंशियंट पीरियड के बारे में सबसे पहले आप पूरा किसके बारे में डिस्क्राइब करोगे? एंशियंट एंड क्लासिकल पीरियड के बारे में। इसके बारे में बताने के बाद जो है दोस्तों, फिर आप बताओगे मेडाइवल पीरियड में क्या होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड इंडिया इंटरेक्टेड विद सेंट्रल एशिया, पर्शिया एंड इस्लामिक वर्ल्ड, है ना। मेडाइवल पीरियड में पूरा हम देखते हैं कि एशिया, फारस और इस्लामी दुनिया के साथ हमारे संपर्क बन जाते हैं। हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज है, ट्रेड रूट्स, डिप्लोमेसी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिविलाइजेशंस के द्वारा मेडाइवल पीरियड में पूरा इफेक्ट होती है। फिर मेडाइवल पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसे हम कहते हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा कि उस टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने के लिए मिलता है। इसमें आप अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी उनके बारे में डिस्क्राइब करोगे। तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से जो इंडिया का वर्ल्ड व्यू है वो शेप एक तरीके से, अब हमारा जो एक्सपोजर बढ़ गया था हमारा वेस्टर्न आइडियाज़ को लेकर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, उन सब के हम संपर्क में अब आ गए थे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में आप बताओगे कि आफ्टर द 1947 इंडिया ने एक ऐसा वर्ल्ड व्यू अपनाया गाइस जो नॉन अलाइनमेंट पे, पीस पे, डेवलपमेंट पे बेस्ड था। इट एम्फेसाइज सोवरनिटी, इक्वालिटी अमंग द नेशंस एंड सपोर्ट फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो पूरा 1947 के बाद का भी आपको बताना है, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि आफ्टर द 1947 क्या क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हमने नॉन अलाइनमेंट को अपना लिया है, वर्ल्ड में हम पीस को प्रमोट करते हैं एंड वी वर्क टुवर्ड्स दी डेवलपमेंट। सोवरनिटी तो है, इक्वालिटी अमंग द नेशंस भी हम यहाँ पे देखते हैं। उसके अलावा हमने उस टाइम पे आज़ादी के बाद से ही हम सपोर्ट कर रहे थे जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, ठीक है, एशिया की और अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को हमने काफ़ी सपोर्ट किया था। और आज के समय की बात करें, इन द 21st सेंचुरी इंडिया का जो व्यू है वो काफ़ी ग्लोबलाइज्ड है। नाउ वी फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और हम पार्टनरशिप्स करने पे फोकस करते हैं। और हमारी जो डिप्लोमेसी है दोस्तों, अब वो कैसी हो गई है? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, ठीक है, यानी कि जो आपकी बहुपक्षीय कूटनीति है। इंडिया अब बैलेंस करके चलता है, रीजनल इंटरेस्ट को भी हम देखते हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हमारी हम उन्हें भी पूरा कर रहे हैं एंड वी आर एक्टिंग लाइक अ सॉफ्ट पावर एंड अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाने की हम कोशिश करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसके बाद है आपका इंटरडिपेंडेंस का पर्सपेक्टिव, कि जो ये इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, उससे आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कैसे समझ सकते हो, इंटरडिपेंडेंस से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब अब ये जो हमारा समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है? ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो इंटरडिपेंडेंस है देशों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अगर दो देश आपस में एक दूसरे पे कल्चरल तौर पे, आर्थिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, उनके बीच में ट्रेड नेटवर्क जो है, व्यापार अच्छा होगा, तो उन देशों के बीच में जो लड़ाई है वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है इंटर डिपेंडेंस का।
अब इंटरडिपेंडेंस जो है कैसे दो देशों की सहायता करता है। अगर हम बात करें कोई संगठन की, अगर कोई भी देश मिलकर कोई संगठन बना लेते हैं, 5 से 10 देश अगर मिलकर कोई संगठन बना लेते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं हर एक तरीके से, पॉलिटिकली, कल्चरली, ट्रेड में सहायता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो दोनों के लिए म्यूचुअली क्या देखने के लिए मिलता है, हमें म्यूचुअली बेनिफिशियल देखने के लिए मिलता है। तो अगर कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो उसको हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर संगठनों में जो जुड़ना होता है ना, उसको हमेशा उसको जुड़ना चाहिए, मतलब ताकि ये जो पूरा इंटरडिपेंडेंस है इसकी मदद से उसकी हेल्प हो सके। ठीक है, ये पूरा आपका एक दृष्टिकोण है। अब हम यहाँ पे समझेंगे नॉन अलाइनमेंट को, कि नॉन अलाइनमेंट गाइस क्या होता है। तो नॉन अलाइनमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो कोल्ड वॉर के समय आपके दो गुट थे, एक यूएस वाला गुट था, एक सोवियत वाला गुट था। ठीक है, और इंडिया ने यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी डिसीजन मेकिंग को बनाए रखने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगर हम यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था गाइस वो था राष्ट्रीय जो संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखना। ठीक है, क्या संप्रभुता एवं स्वतंत्रता को बना के रखना था इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सुपर पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनसे दूरी बना के रखना एंड पीस को प्रमोट करना। और आपका जो डिसआर्मामेंट होता है, क्योंकि उस समय हथियारों की होड़ चल रही थी, सोवियत संघ ने भी बहुत सारे ऐसे जानलेवा हथियार बना लिए थे, आपके अमेरिका ने भी बना लिए थे। तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था कि इस हथियारों की जो होड़ है इससे हम बचें और जो हमारा पैसा है उसको अपने देश की तरक्की पे लगाएं, अपने देश के विकास पे लगाएं, ना कि केवल हथियारों को जोड़ने पे लगाएं। फिर आपका नेहरूवियन कॉन्सेंसस पे आ जाता है। तो नेहरूवियन कॉन्सेंसस क्या है गाइस, तो ये नेहरू का सर्वसम्मति है कि नेहरू के जो विचार है ना वो आप कह सकते हो। तो नेहरूवियन कॉन्सेंसस का मतलब होता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग in the Indian politics under the Prime Minister Jawaharlal Nehru to adopt non-alignment as the guiding principle of foreign policy। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो नेहरू के विचार हैं दैट इज़ नेहरूवियन कॉन्सेंसस, जहाँ पे वो नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत करेंगे और वो बात करेंगे कि हमें पीसफुली सारी कंट्रीज़ के साथ को एग्जिस्ट करना है और उसमें हमें इंडिया का जो रोल है वो लीडरशिप देखने के लिए, मतलब कि नॉन अलाइनमेंट का जो लीडर है ना गाइज वो इंडिया ही था। ठीक है, जो इंडिया है उसने ही नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत की थी। ओके, अब ये तो हो गया, मतलब सबसे पहले आपको पूरा नॉन अलाइनमेंट के मीनिंग के बारे में समझाना है कि नॉन अलाइनमेंट क्या था, उसका जो बैकग्राउंड है आप वो बताएंगे पहले, फिर आप नॉन अलाइनमेंट समझाएंगे। फिर नॉन अलाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे, आपकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि नेशनल सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, सुपर पावर के कॉन्फ्लिक्टों से बचना, पीस और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना, और न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी एशिया की, अफ्रीका की, उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। नेहरूवियन कॉन्सेंसस है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या है, नेहरूवादी सहमति भारतीय राजनीति में साझा समझ को दर्शाती है, खासकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति का हमारा मार्गदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने हमें सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का से रहने का वो दिया, एक तरीके से हम कहते हैं क्या, गाइडिंग प्रिंसिपल। और किसी भी देश के दूसरे जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि हमें उनके हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर नेशंस। इंडिया के लिए लीडरशिप रोल की उन्होंने बात की कि इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आज के समय में जो इंडिया है वो एक लीडरशिप रोल प्ले करेगा। तो नॉन अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने इंडिया को अलाउ किया कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी बना के रखे फॉरेन पॉलिसी में, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाए पर कोल्ड वॉर को अवॉइड करे। नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन कॉन्सेंसस दोनों ही इंडिया की अर्ली फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं और ये डिप्लोमेटिक अप्रोच थी इंडिया की ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। ओके दोस्तों, सो अभी तो फ़िलहाल इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आई विल ट्राई टू डिस्कस more question in the another class,
जब तक के लिए आप जो मेरे पुराने वीडियोस है ना, ओल्डर वीडियोस, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच ऑल द वीडियोज गिवन इन द प्लेलिस्ट, ताकि जब हम रिवीजन क्लास 2 लेकर आएँ तो आपकी रिवीजन हो वहाँ पे। समझ रहे हो कि वन टाइम वहाँ पे मैंने थोड़े लॉन्ग आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ, उसमें रिटर्न रहती हैं सारी चीज़ें। तो आप उन प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस को देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप रिवीजन के लिए रिवीजन क्लास देखो। ओके। सो मतलब जब तक आप ये सारा शाम तक देख के रखना, तब मैं रिवीजन क्लास 2 आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगी। ओके।